Assalamualaikum. A topic from the anal canal. First of all, we'll discuss about the uh, pilonidal sinus. साइनस तो सबसे पहले आपको पता होगा ना, साइनस क्या होता है। साइनस होता है कि कोई भी ओपनिंग जो है ना, कोई भी ट्रैक्ट जो स्किन के ऊपर हो, एपिथेलियल ट्रैक्ट होता है ना, उसको हम साइनस कहते हैं। तो पाइलोनाइडल साइनस जो है ना, इट इज़ एक्चुअली द साइनस विच इज़ प्रेजेंट इन द स्किन ऑफ नेटल क्लेफ्ट। ठीक है, तो दिस इज़ नेटल क्लेफ्ट, यू नो दिस वन। तो इस नेटल क्लेफ्ट मतलब इसके अंदर जो है क्या होगा, इस क्लेफ्ट के अंदर ये जो है ना एक साइनस बन जाएगा, स्किन सरफेस पे ओपनिंग बन जाएगी, इसको हम कहेंगे पाइलोनिडल साइनस। अच्छा, अभी इसकी पैथोजेनेसिस में जाने से पहले ना आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, ये देखें, ये साइनस बना हुआ है, इसके अंदर हेयर्स हैं। हेयर्स इस तरह से ना, हेयर्स का इधर बड़ा रोल होता है, देखते हैं। इधर भी आपको नज़र आ रहे होंगे हेयर्स, एक लेफ्ट के अंदर पता भी आपको यहाँ पे हेयर्स पड़े होते हैं ना। ठीक है, सो इसको बुक से देख लेते हैं। पाइलोनीडल साइनस क्या है? इट इज़ एन एपिथेलियल ट्रैक्ट या साइनस विच इज़ सिचुएटेड इन स्किन ऑफ नेटल क्लेफ्ट। कहाँ पे होता है? शॉर्ट डिस्टेंस बिहाइंड एनस। और इसमें क्या होते हैं? हेयर होते हैं, जो मैंने आपको पिक्चर में भी दिखाए हैं। अब इसका मतलब क्या होता है? पाइलोनिडल का मतलब आप सोचते होंगे साइनस का तो पता है, लेकिन पाइलोनिडल क्या होता है? पाइलोनिडल जो है ये लैटिन वर्ड है, इसलिए आपको समझ नहीं आ रही थी इसकी। तो क्या है इसका मतलब? होता है लैटिन में नेस्ट ऑफ हेयर्स, मतलब यहाँ पे ना हेयर्स का रोल है। अब देखें, जीप ड्राइवर्स में ये बहुत कॉमन है। देखते हैं क्यों कॉमन है जीप ड्राइवर्स में, ऐसा क्या चीज़ है कि जीप ड्राइवर्स में ये कॉमन है। तो इसकी पैथोफिजियोलॉजी ये होती है कि एक्चुअली क्या होता है कि वाइब्रेशन की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है कि वहाँ पे जो क्लेफ्ट के अंदर क्या होता है, नेटल क्लेफ्ट के अंदर जो हेयर्स होते हैं वो शेड करते हैं, वहाँ पे इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं उस क्लेफ्ट के अंदर। और फिर जो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं ना, वहाँ पे स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, उनकी ओपनिंग के अंदर जमा होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, और फिर जब वो उसके अंदर जमा होंगे ना, तो ये हेयर्स क्या करते हैं? फॉरेन बॉडी रिएक्शन कॉज करते हैं, एज अ फॉरेन बॉडी होते हैं ना। तो जब वो स्वेट ग्लैंड्स के अंदर घुसेंगे ना, टूट के, क्यों टूटेंगे? वाइब्रेशन एंड फ्रिक्शन की वजह से। तो क्या हो रही है? वाइब्रेशन और फ्रिक्शन हो रही है, उसकी वजह से वो टूट रहे हैं, टूट के वहाँ पे जमा हो रहे हैं। जमा हो के, क्योंकि एक फॉरेन बॉडी है, स्वेट ग्लैंड्स के अंदर जब जमा होगी तो वहाँ पे इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन करेगी। जब वहाँ पे क्रोनिक मतलब वहाँ पे इन्फ्लेमेशन चलती जाएगी तो एक जो है ना वहाँ पे साइनस बन जाएगा। ठीक है, मतलब वहाँ पे कैसे साइनस बनेगा कि इन्फ्लेमेशन की वजह से वहाँ पे एब्सेस बनेगी। एब्सेस जो है ना, वो उसने ड्रेन होने के लिए एक पाथवे बनाना है ना, वो साइनस बना देगा। सिंपल। क्या हुआ? फिर से मैं बताती हूँ। वाइब्रेशन हुई, फ्रिक्शन हुई किसी भी वजह से, उसकी वजह से हेयर शेड हुए, इकट्ठे होना शुरू हुए क्लेफ्ट में, स्वेट ग्लैंड्स की ओपनिंग के अंदर घुस गए, फॉरेन बॉडी थे, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हुई, इन्फ्लेमेशन की वजह से वहाँ पे एब्सेस बना, एब्सेस ड्रेन हो गई साइनस बना के, तो ये साइनस वहाँ पे बन जाएगा। अब वो ये कहते हैं कि ये जीप ड्राइवर्स में कॉमन है, इस वजह से हम इसको कहते हैं जीप ड्राइवर्स डिजीज़। क्यों? जीप ड्राइवर्स, जीप जो होती है ना वो बड़ी हिचके मुचके इधर उधर खा रही होती है ना, तो वाइब्रेशन और फ्रिक्शन बड़ी होती है और वो बैठे रहते हैं, तो उसकी वजह से ना वहाँ पर ये चांसेस ज़्यादा होते हैं, उनके बाल उतर उतर के ना ज़्यादा जमा होना शुरू हो जाते हैं। अब दूसरा वो कहते हैं जो बार्बर्स होते हैं, जो कि एक्चुअली आपको पता है उसको क्या कहते हैं, हजामत करते हैं, क्या कहते हैं उनको, नाई, हाँ नाई। ठीक है, वो क्या करते हैं कि वो ना लोगों के बाल काट रहे होते हैं ना, तो लोगों के बाल उतर उतर के ना उनकी हाथों की जो हमारी उंगलियां होती हैं ना, उनके दरम्यान जो क्लेफ्ट्स होते हैं उनमें जमा होना शुरू होता है, वहाँ पे भी इसी तरह ही उसको वो डैमेज करते हैं और इस तरह से ना। लेकिन ये है कि ऑब्वियसली वो एक, हम खोलते रहते हैं हाथों को, तो वहाँ पे ऐसा जिस तरह नहीं होता। लेकिन क्योंकि जो नेटल क्लेफ्ट है ना, वो तो ज़्यादा ही मतलब ना ज़्यादा क्लेफ्ट होता है, और ऑब्वियसली उन लोगों में ज़्यादा हैवी होगा, मतलब ज़्यादा डीप होगा। जिनके जो ओबीज़ लोग हैं, मोटे लोग हैं, उनका फ़ैट क्योंकि ग्लूटियल में ज़्यादा होगा, उनके अंदर ज़्यादा कॉमन होगा। फिर जो लोग ज़्यादा देर बैठे रहते हैं एक जगह पे, तो वहाँ पे भी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो ऑब्वियसली उसके कुछ रिस्क फैक्टर्स भी होते हैं। तो फिर क्लिनिकल फीचर्स आ जाते हैं कि ऑब्वियसली मतलब हेयरी मैन में ज़्यादा कॉमन होंगे 20-30 ईयर्स में, क्योंकि उसमें स्वेटिंग ज़्यादा होती है और इस तरह से ना। और इसके अलावा ये है कि
जो है ना हिस्ट्री ऑफ डिस्चार्ज ऑफ पस देगा वो, कि यहाँ से पस डिस्चार्ज होती रहती है। तो ये क्लिनिकल फीचर्स होंगे। ट्रीटमेंट क्या होता है, सिंपली हम क्या करते हैं कि पेशेंट को ना सबसे पहले यही कहते हैं कि अपनी ना उस जगह की हाइजीन मेंटेन रखो, और जो भी बाल उगते हैं ना उनको साथ ही शेव कर दिया करो, ताकि वो बाल टूट के अंदर जमा ना हो। ठीक है, तो बस उसकी सफाई का ख्याल रखना। ठीक हो गया। उसके बाद अगर तो एक्यूट एब्सेस है ना, तो ऑब्वियसली एब्सेस की क्या ट्रीटमेंट होती है हर जगह, आपको पता है, इंसियन ड्रेनेज। और फिर क्या होता है, एब्सेस के लिए क्या करते हैं, एंटीबायोटिक्स दे देते हैं। अगर तो क्रॉनिक है तो उसमें भी हम यही कहते हैं कि एक्सियन ऑफ द इंटायर ट्रैक्ट, और फिर जो वुंड होगी उसकी क्लोयर कर देंगे। ठीक है, और फिर उसकी हीलिंग होने देंगे। सो इस तरह से इसका ट्रीटमेंट होता है। सो ये देख लें, इस तरह से होता है। साइंस एंड सिम्टम्स देख लें और ट्रीटमेंट देख लें। सो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एनल फीचर। उससे पहले हम एनल कैनाल की जो है ना एनाटमी डिस्कस कर लेते हैं। सो सबसे पहले ये है कि एनल कैनाल जो है वो कहाँ से स्टार्ट होती है। रेक्टम जो है ना, रेक्टम वो हमारा जहाँ से क्रॉस करता है ना पेल्विक डायफ्राम को, वहाँ से एनल कैनाल जो है वो स्टार्ट होती है, और एनल वर्ज जो है यहाँ तक, ये जो है एनल कैनाल होती है। सो ये हमारे पास हो गया। और ये जहाँ से मीट कर रहे होते हैं ना एनल कैनाल और रेक्टम, इसको कहते हैं एनोरेक्टल रिंग। अब हम करेंगे बात कि एपिथेलियम जो है ना वो एनल कैनाल की कौन सी होती है। सो अब एनल कैनाल की जो एपिथेलियम होती है ना वो दो तरह की होती हैं। जो अपर हाफ ऑफ द एनल कैनाल है ना, उसकी जो एपिथेलियम होती है वो हाइंडगट से ड्राइव होती है, इस वजह से वो कोलमनर होती है। जबकि लोअर हाफ जो एनल कैनाल का होता है ना, वो उसकी जो एपिथेलियम होती है वो स्क्वामस होती है। ठीक है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी वो लाइन है जिसमें जो कि एनस को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो अगर ये हमारी यहाँ से लेके एनल कैनाल यहाँ तक है ना, तो इसकी मिड पॉइंट पे तकरीबन यहाँ पे एक डेंटेड लाइन होती है। इस डेंटेड लाइन के ऊपर जो एपिथेलियम होगी वो कोलमनर होगी, क्योंकि ये वाला पोर्शन जो है वो हाइंडगट से आता है, और इसके नीचे वाली जो है लोअर हाफ जो है वो स्क्वामस होगी। ठीक है, क्योंकि वो स्किन का एरिया ज्वाइन है। तो डेंटेड लाइन इज़ द पॉइंट वेयर द टू एपिथेलिया अबव दिस लाइन ज्वाइन। ठीक है, अब डेंटेड लाइन जो है इसके ऊपर वाला जो एरिया होता है ना, उसको सप्लाई करती है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। और जो इसकी जो भी वेजल्स होती हैं वो होती हैं हाइपोगैस्ट्रिक वेजल्स। जबकि जो डिस्टल टू डेंटेड लाइन मतलब नीचे वाला जो एरिया है उसको सोमैटिक नर्वस सिस्टम हमारा सप्लाई करता है, और उसकी जो ब्लड सप्लाई होती है वो इंफीरियर हेमोरॉइडल सिस्टम से होती है। सो ऊपर जो है वो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, और नीचे जो है वो सोमैटिक नर्वस सिस्टम है। ऊपर जो है हाइपोगैस्ट्रिक वेसल्स हैं और नीचे जो है इंफीरियर हेमोरॉइडल सिस्टम है। और एनएस का काम क्या होता है, आपको पता है कि यहाँ से पैसेज ऑफ स्टूल होता है, पैसेज ऑफ फ्लेटस होता है, और इसके अलावा ये जो है हमारी कॉन्टिनेंस टू गैस फ्लूइड एंड सॉलिड जो है उसकी मेंटेनेंस करता है, ताकि हम जब भी कन्वीनियंट हो हमारे लिए तब हम जो है वो स्टूल पास करें या जो भी। इसके अलावा जो है इसमें दो मसल्स की लेयर्स होती हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल स्फिंक्टर्स होते हैं। जो इंटरनल स्फिंक्टर होता है ना वो सर्कुलर स्मूथ मसल ऑफ द रेक्टम का बना होता है, जैसे आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। और जो है इसको जो ब्लड सप्लाई करती है, मतलब इसको जो नर्वस सिस्टम होता है इसका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है इंटरनल स्फिंक्टर का ना, इस वजह से हमारे कंट्रोल में नहीं होता, और उसकी टोन को मेंटेन करके रख रहा होता है ये। और जो हमारा है ना एक्सटर्नल स्फिंक्टर जो आपको बाहर वाला नज़र आ रहा है, इसको जो नर्व सप्लाई करती है ना वो होती हैं इंटरनल प्यूबिडेंडल नर्व्स। ठीक है, जो है क्योंकि ये ना एक्चुअली हमारा वॉलंटरी कंट्रोल में होता है ना, आपको पता है, तो ये स्केलेटल मसल्स का बना होता है। इसको जो नर्व सप्लाई करती है वो इंटरनल प्यूडेंडल नर्व्स होती हैं, और फोर्थ ब्रांच ऑफ सैक्रल प्लेक्सस होता है। ठीक हो गया। इसके अलावा आपको नज़र आ रहा होगा कि एक्सटर्नल स्फिंक्टर जो है ना ये लिवेटर इनाए के साथ जो है उसके पार्ट होता है, मतलब प्यूबोरेक्टाइलिस मसल का, उसका जो लोअर पार्ट होता है ना लिवेटर इनाए मसल का, प्यूबोरेक्टाइलिस मसल, उसके साथ जो है ना ये होता है, ब्लेंड करता है एक्सटर्नल स्फिंक्टर।
हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ अबाउट द एनल फीचर्स, इसकी बात कर लेते हैं। देखिए एनल फीचर आपको यहाँ पे बना हुआ नज़र आ रहा होगा। ये एक्चुअली क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल स्प्लिट होता है। सबसे पहले तो ये आपको फीचर की पहले आपको अपीयरेंस पता होना चाहिए ना, कैसे नज़र आता है। तो एनल फीचर जो है ये लॉन्गिट्यूडनल स्प्लिट होता है इन द लाइनिंग ऑफ डिस्टल एनल कैनाल। जैसे आपको नज़र आ रहा था, लॉन्गिट्यूडनल स्प्लिट हो जाती है स्किन, जो कि एनल वर्ड से लेके जो है ऊपर तक जाता है डेंटल लाइन तक, डेंटेड लाइन जो हमें दिखे ना वहाँ तक ये होता है, हो सकता है एक्सटेंड कर सकता है। और मोस्टली ये होता है कि खुद ब खुद रिज़ॉल्व हो जाते हैं, लेकिन यह है कि दवाइयों से जो है ये ठीक हो जाते हैं, या फिर सर्जिकल कभी कभी हमें जो है करने पड़ते हैं। अब इसकी लोकेशन क्या होती है, ये एंटीरियर भी हो सकते हैं, पोस्टीरियर भी हो सकते हैं, लेकिन 90% जो होते हैं ना वो मिड लाइन पोस्टीरियरली होते हैं। मतलब एनल कैनाल है ना, उसकी जो बिल्कुल पोस्टीरियर वॉल होती है ना, उसके मिड लाइन में ये प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जो वुमेन होती है ना, उनके अंदर जब वेजाइनल डिलीवरी होती है ना, उसके रिज़ल्ट में जो ट्रॉमा होगा तो उस केस में ये एंटीरियर बन सकते हैं। अदरवाइज़ ये इनकी जो ज़्यादातर ये है पोस्टीरियरली होते हैं, मिड लाइन में। कॉजेज़ क्या होते हैं, देखिए फीचर कैसे बन जाता है ना, तो उसमें मोस्ट कॉमनली जो है ना हार्ड स्टूल्स। और हार्ड स्टूल्स क्यों होते हैं, कॉन्स्टिपेशन की वजह से। तो जो लोग कॉन्स्टिपेटेड होते हैं उनका हार्ड स्टूल बनता है, और वो हार्ड स्टूल क्या करता है कि वो एनल की जो कैनाल की वॉल्स होती है ना, उनके ऊपर मतलब डैमेज करता है उनको, जिसकी वजह से वहाँ पे फीचर्स बन जाते हैं। ठीक है, तो क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन की वजह से, इसके अलावा डायरिया की वजह से। डायरिया की वजह से क्यों होगा, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा इरिटेंट मटेरियल जो है वो आता जा रहा है डायरिया में, ऑब्वियसली वो सिर्फ पानी तो नहीं है ना, उसमें इतने ज़्यादा हार्मफुल मैटर्स हैं, तो वो क्या करेंगे, एनल फीचर कॉज करेंगे। इसके अलावा रिड्यूस ब्लड सप्लाई ऑफ द एनल कैनाल। इसमें ये होता है कि ना सबसे पहले तो ना वहाँ पे बहुत हार्ड टू स्टूल्स होते हैं। उन हार्ड स्टूल्स की वजह से क्या होगा, मैं आपको इसकी पिक्चर की फॉर्म में थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी, ताकि पैथोफिजियोलॉजी भी आपको क्लियर हो जाए। कि यहाँ पर देखें हार्ड स्टूल पड़ा हुआ है फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है। अभी हार्ड स्टूल जो है ये जो है इंटरनल स्फिंक्टर के ऊपर अभी पड़ा हुआ है। तो इंटरनल स्फिंक्टर के लेवल पे अगर पड़ा हुआ है ना हार्ड स्टूल, तो उसकी वजह से ना वॉल्स के ऊपर डैमेज आएगा, उस डैमेज की वजह से फीचर बनेगा। और इसके अलावा क्या होगा, कंप्रेशन होगी वॉल्स के ऊपर, तो ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज़ होगा, वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी, और उस वेजो कंस्ट्रिक्शन की वजह से जो इस्कीमिया होगा उसकी वजह से भी पेन होगी। तो एक तो हार्ड स्टूल्स की वजह से पेन हो रही है, दूसरा कि हार्ड स्टूल्स को ऊपर ही रखने के लिए इंटरनल स्फिंक्टर जो है उसकी टोन ज़्यादा हो जाएगी, तो वो उसको ऊपर ही रखेगा। और इसके अलावा क्या होगा कि इर्द गिर्द की ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज़ होगी, जिसकी वजह से फर्दर पेनफुल होगा ये। और ये एक्चुअली चीज़ होती है कि दिस इज़ हाउ पेशेंट फील सो मच पेन। ठीक है, पेशेंट्स आपके पास आएंगे कि जब हम कोशिश करते हैं स्टूल पास करने की तो पेन होती है, इस वजह से ना हम स्टूल पास ही नहीं करते। हम जो है वो उसको क्योंकि इंटरनल स्फिंक्टर से ऊपर ऊपर जब तक रहेगा ना वो, तो तब तक जो है पेशेंट को पेन नहीं होगी, लेकिन जैसे ही वो नीचे आएगा स्टूल, तो उसकी वजह से जब वो उसे पास करेगा तो एनल फीचर के ऊपर जब वो स्टूल की आएगी तो वो उसकी पेन होगी। तो पेशेंट कहेगा कि स्टूल ही नहीं पास करता, वो कहता है मुझे इतनी दर्द होती है स्टूल पास करते हुए, मैं स्टूल ही नहीं पास करता। तो वो जब स्टूल पास नहीं करेगा, फर्दर कॉन्स्टिपेशन होगी, फर्दर हार्ड स्टूल्स बनेंगे, फर्दर ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज़ होगा, फर्दर वॉल्स डैमेज होंगी, फर्दर प्रॉब्लम होगी। तो ये एक साइकिल चलता रहता है फिर। तो इटियोलॉजी की समझ आइए, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, रिड्यूस ब्लड सप्लाई, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ में आपको पता है कि क्रॉहन्स डिजीज़ में फीचर्स बनते होते हैं।
सो दिस इज़ हाउ द एनल फीशर पैथोफिजियोलॉजी बता रहे हैं कि ट्रॉमा हो रहा है ड्यू टू हार्ट स्टूल या प्रोलॉन्ग डायरिया। उसकी वजह से क्या होगा, टीयर आ जाएगा, और जब टीयर आएगा तो क्या होगा, इसके अलावा क्या होगा कि जो इंटरनल एनल स्फिंक्टर होगी उसकी टोन ज़्यादा हो जाएगी, वहाँ पे वेजो कंस्ट्रक्शन हो जाएगी स्पैज्म की वजह से। वेजो कंस्ट्रक्शन होगी तो ब्लड सप्लाई रिड्यूस होगा और फर्दर इस्कीमिक पेन होगी। तो ये साइकिल चलती रहेगी, पेन, स्पैज्म, इस्कीमिया, और फिर क्या होगा, वहाँ पे हीलिंग ऑफ वुंड जो है वो नहीं होगी। तो देखिए, पैथोफिजियोलॉजी एक्सप्लेन करने का मकसद ये है कि हमने ट्रीटमेंट करना है, और ट्रीटमेंट के लिए क्या होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए ना मसला क्या है। मसला पता होगा तो हम ट्रीटमेंट डिसाइड करेंगे ना। तो यहाँ पे क्या मसला है, एक मसला ये है कि पेशेंट को पेन है, पेन के लिए हम पेशेंट को दवाई देंगे। दूसरा, पेशेंट का मसला क्या है कि पेशेंट की जो है ना उसके अंदर वेज़ो कंस्ट्रक्शन हुई हुई है, तो हमने कोई ऐसी दवाई देनी है कि उसकी वेज़ो डायलेशन हो जाए, ब्लड वेसल्स की, उसकी वजह से पेन रिलीफ हो जाए। इसके अलावा स्पैज़म मिल रहा है आपको, टोन इंक्रीज़ हुई हुई है इंटरनल स्फिंक्टर की, तो हमने किसी तरह उसकी टोन को कम करना है ताकि वो जो ऊपर फंसा हुआ स्टूल है हार्ड, वो रिलीव हो, निकले बाहर। और स्टूल हार्ड हुआ हुआ है उसको सॉफ्ट करने वाली कुछ दवाइयाँ होनी चाहिए, ठीक है। तो पैथोफिजियोलॉजी का मकसद ये है कि आपको समझ आए कि ट्रीटमेंट मैंने क्या करना है। तो यही है, इधर से ही हम ट्रीटमेंट करेंगे सारा। क्लिनिकल फीचर्स मैंने आपको बता दिए, पेशेंट को पेन होगी ड्यूरिंग डेफिकेशन, और फिर ये नहीं है कि डेफिकेशन के बाद पेन ख़त्म हो जाएगी, वो थोड़ी देर के लिए रहेगी, कुछ घंटे तक। और फिर जो है साथ में ब्लड भी आ सकता है, ऑब्वियसली आ सकता है ना, ब्लड, फ्रेश ब्लड रेड कलर का, क्योंकि वॉल्स डैमेज हो रही हैं। और इसके अलावा पेशेंट को दूसरे सिम्टम्स में क्या हो सकता है, एनल डिस्चार्ज हो सकता है, प्रूराइटिस मतलब इचिंग, ख़ारिश होगी एनल रीजन में, और फ़ियर ऑफ डेफिकेशन की वजह से जो है फ़ियर ऑफ डेफिकेशन होगा कि नहीं, मैंने जब भी डेफिकेशन किया तो पेन होगी इसलिए मैं नहीं करूँगा। सो हार्ट स्टूल बन जाएगा, क्योंकि वो पेशेंट डेफिकेट कर ही नहीं रहा, हार्ट स्टूल बन जाएगा और वो फर्दर स्पैज़म करवाएगा, ठीक है। तो ये साइकिल चलेगी। तो एग्ज़ामिनेशन में अब आपको कैसे फीचर नज़र आएगा जी, जब भी हमने एनल की एग्ज़ामिनेशन करनी होती है तो हमारे पास दो पोजीशंस होती हैं। एक पोजीशन होती है लेथोटमी पोजीशन, जिसमें आपको पता है विजाइनल डिलीवरीज़ भी हम करते होते हैं, और दूसरी पोजीशन होती है लेफ़्ट लेटरल। लेफ़्ट लेटरल पे पेशेंट को लेटाते हैं, उसकी थाई को हम जो है उसके पेट के साथ लगाते हैं। उससे क्या होता है कि एनल केनाल वाला जो रीजन होता है वो एक्सपोज हो जाता है। मोस्टली हम जो है लिथोटमी नहीं करते, क्योंकि उसमें ज़्यादा पेशेंट जो है वो एम्बैरेसिंग फ़ील करते हैं। तो हम उसको लेफ़्ट लेटरल पोजीशन पे लेटा के उसकी जो थाई होती है उसको उसके पेट के साथ ऊपर लगा के, तो फिर हम उसकी एनल केनाल को एक्सपोज करते हैं, और फिर एडिक्वेट लाइट होनी चाहिए ऑब्वियसली। और फिर जो है जो हम एनल केनाल को देखते हैं तो उसकी 6 o'clock पोजीशन पे, 6 o'clock मतलब समझ आ रही है ना, लेफ़्ट लेटरल पे पेशेंट लेटा हुआ है और उसकी 6 o'clock पोजीशन कौन सी होगी, एनल केनाल की कौन सी वॉल होगी, एंटीरियर वाली या पोस्टीरियर वाली, पोस्टीरियर वाली। क्यों 6 o'clock की बात कर रही हूँ, क्योंकि ऊपर मैंने बात की कि एनल केनाल का जो पोस्टीरो मीडियल पार्ट होता है, मिड लाइन पोस्टीरियर वॉल जो होती है, वहाँ पर एनल फीशर कॉमन होता है। तो वहाँ पे हमें एनल फीशर जो है वो नज़र आएगा 6 o'clock पोजीशन पे मोस्ट कॉमनली, जब हम उसको लेफ़्ट लेटरल पे लटाएंगे, ठीक है। तो टीयर हमें नज़र आ सकता है एनल मार्जिन्स पे जब हम बटेक्स को साइड पे करेंगे। अच्छा, अब इस केस में हम पेशेंट की पोर रेक्टल एग्जामिनेशन जो है ना वो नहीं कर सकते, और प्रोक्टोस्कोपी भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि पेशेंट को दर्द है, ठीक है। तो पोर रेक्टल एग्जामिनेशन इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑफ द पेन, ठीक है। तो अब हमने करना है जी ट्रीटमेंट, और ट्रीटमेंट का ऑब्जेक्टिव हमें पता है कि हमने स्पेक्टर को किसी ना किसी तरह रिलैक्स करना है, पेशेंट की पेन जो है, दर्द है, उसको रिलीव करना है। ब्लड सप्लाई जो कॉम्प्रोमाइज़ हुई हुई है जिसकी वजह से इस्कीमिक पेन है उसको हमने ठीक करना है, और वो जो हीलिंग नहीं हो रही
वूंड की उसको हमने ठीक करना है। तो आपके ख़्याल में अगर हम ट्रीटमेंट को बुक से देखने से पहले पहले ही कुछ डिस्कस करना चाहें तो क्या आप ट्रीटमेंट खुद से बना सकते हैं? कि मैं अगर आपसे पूछूं कि आपने स्फिंक्टर को रिलैक्स करना है तो उसके लिए आपके पास कौन सी दवाइयाँ होनी चाहिए? कोई रिलैक्सेंट्स होने चाहिए, लाइक यू शुड हैव सम, एक तो आप उंगली के साथ भी कर सकते हो, फिंगर्स के थ्रू मैनुअल डायलिटेशन कर सकते हो, या आप सर्जिकली डायलिटेशन कर सकते हो, या आपको याद होगा जब हमने एक्लेजिया का ट्रीटमेंट पढ़ा था तो एक्लेजिया में क्या हो रहा था, लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर की टोन ज़्यादा हुई हुई थी, तो उसके लिए हमने एक इंजेक्शन यूज़ किया था, याद हो अगर आपको, बॉtulism का इंजेक्शन याद है आपको? वो हम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं आपसे पूछूं कि वेज़ो डायलिटेशन करवानी है आपने तो आपके पास कौन सी दवाइयाँ होनी चाहिए वेज़ो डायलिटेशन के लिए? नाइट्रेट्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, समझ आ रही है? और जी मैं अगर कहूँ कि पेशेंट को पेन है तो पेन के लिए हम उसको क्या देंगे? एनाल्जेसिक्स, उसमें से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट अच्छे वाले होते हैं वो एनेस्थेटिक एनेस्थीसिया वाले होते हैं, लिग्नोकेन जेल वगैरह, ठीक है। इसके अलावा हार्ड स्टूल्स बने हैं तो पेशेंट को कुछ डाइटरी एडवाइस करेंगे कि पानी ज़्यादा पिएं, फाइबर्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें, और जी आप जो है वो स्टूल सॉफ्टनर्स दे देंगे पेशेंट को। अच्छा, इसके अलावा पेन के लिए ना बहुत अच्छा तरीका होता है एक सिट्स बाथ। अगर आपको याद हो हमने एपिजियोटमी पढ़ी थी गायनोकोलॉजी में, और उसमें हमने एपिजियोटमी में पेशेंट को जो है वो ये एडवाइस की थी कि अगर आपको दर्द है, अब अगर आप एंटीसेप्टिक थोड़ा सा बनाना चाहते हैं इसको जल्दी हील करने के लिए, तो आप सिट्स बाथ लें। सिट्स बाथ में क्या करते हैं कि गर्म पानी के अंदर ना पायोडीन डालते हैं, थोड़ी बहुत, मतलब उसके ढक्कन है ना पायोडीन का, वो दो डाल दें, दो ढक्कन जो है ना पायोडीन डालेंगे। उसके बाद पेशेंट को कहेंगे कि अंदर आप बैठ जाएं तकरीबन 15 मिनट से लेके आधे घंटे तक, रोज़ाना दिन में 2 दफ़ा। तो उससे ये है कि एक तो वो एंटीसेप्टिक भी है, दूसरा ये है कि उससे ना आपको रिलैक्स भी आप फील करेंगी, और थोड़ा सा मतलब दर्द आपकी जो है वो कम होगी, ठीक है। सो यही हमारा ट्रीटमेंट होगा। हम जल्दी से देखेंगे, अब थोड़ा सा हमने माइंड को इस्तेमाल किया कि ट्रीटमेंट कैसे हम कर सकते हैं। तो देखें ट्रीटमेंट कंजर्वेटिव मैनेजमेंट जिसमें स्टूल सॉफ्टनर्स हैं, हाई फाइबर डाइट है और सिट्स बाथ हैं, वो कैसे लेते हैं मैंने आपको बता दिया, जो कि सूदिंग भी होता है, एंटीसेप्टिक भी। फिर नाइट्रेट्स होते हैं जिसमें हमारे पास 0.2% ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट टॉपिकली हम अप्लाई करते हैं इसमें 2 से 3 दफ़ा दिन में, और 8 हफ्ते के लिए। उससे ये है कि हीलिंग हो जाती है। तो यह है कि इसका साइड इफ़ेक्ट होता है हेडेक, तो फिर हम जो है वो ओरल भी, मतलब कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स यूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ साथ हम लिडोकेन दे देते हैं। वो ये होता है ना कि पेशेंट को हम कहते हैं कि क्योंकि पेशेंट को डेफिकेशन करते हुए पेन होती है ना, तो हम पेशेंट को कहते हैं कि जब आपने डेफिकेशन करनी हो, मतलब कि स्टूल पास करना हो, तो उससे पहले आप वहाँ पे लिडोकेन जेल लगा दें ताकि वो जगह सुन्न हो जाए, ठीक है। तो उसके बाद ना आप स्टूल पास करें, और फिर आप जो है ना, मतलब इस तरह से, ठीक है। तो उसके बाद आ जाता है जी हमारे पास बॉचुलिज्म का टॉक्सिन है, या आपको पता है रिलैक्सेशन करेगा स्विंक्टर का। फिर हमने जो है स्विंक्टर से उससे बॉचुलिज्म टॉक्सिन से फ़ायदा नहीं हुआ, हम मैनुअली जो है वो फिंगर्स के साथ ना अंडर एनेस्थीसिया उसको मैनुअली जो है खोल सकते हैं, ठीक है। मैनुअली खोल सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये रिकमेंड नहीं किया जाता यार, बहुत ख़राब सा तरीका है, ठीक है। आपके मतलब आपको समझ आ रहा है कि यार मैनुअल डायलिटेशन ऑफ एनस करेंगे तो उसकी वजह से पेशेंट की बुरी हालत हो सकती है, ठीक है। तो मतलब कि उसका डैमेज फर्दर हो सकता है। इसके अलावा ना फिर हमारे पास सर्जिकल ट्रीटमेंट आ जाता है। वो कहते हैं कि हम क्या करेंगे, इंटरनल स्फिंक्टर जो है उसके फाइबर्स को डिवाइड करेंगे, मतलब सर्जिकली, और मतलब सर्जिकली उसको कहते हैं लेटरल इंटरनल स्फिंक्टेरोटोमी। ये उसी तरह याद है आपको एक्लेजिया की ट्रीटमेंट यार सेम है, उसमें हमने हेलर मायोटोमी की थी, मसल को थोड़ा सा काट दिया था। यहाँ पे भी इंटरनल स्फिंक्टर है, उसको थोड़ा सा काट देंगे, सिंपल सी बात है। अच्छा, इसके अलावा जब
जो है ना, इसके अलावा होता है एनल एडवांसमेंट फ्लैप। इसमें हम क्या करते हैं कि जो है ना फीचर्स की हिस्से साइड से काट के ना, तो वो जो वूंड वाला हिस्सा होता है ना, वहाँ पे हम उसकी फ्लैपिंग कर देते हैं। क्रॉनिक नॉन हीलिंग फीचर में हम यूज़ करते हैं। तो जी हमारे पास ना सबसे पहले ये है, स्टेप वाइज अप्रोच होती है। सॉरी फॉर दिस बाहर वाली टॉन। अच्छा, क्या था, एनल फीचर एक क्यूट था, हाई फाइबर डाइट, सिर्स बाथ, स्टूल सॉफ्टनर्स, 90% लोग ठीक हो जाते हैं यार इससे, सर्जरी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन अगर ठीक नहीं हो रहे तो फिर हम क्या करेंगे, नाइट्रेट्स यूज़ करेंगे। और उसमें भी हमारे बहुत से लोग ठीक होते हैं। फिर भी ठीक नहीं होते तो चलो जी डिलेटियाज़म इस्तेमाल कर लें आप, ठीक है। फिर भी ठीक नहीं हो रहा जी, इंजेक्शन इस्तेमाल कर लें। फिर भी ठीक नहीं हो रहा तो फिर सर्जरी कर लें। सर्जरी में 2 ऑप्शंस हैं, लेटरल इंटरनल स्फिंक्टेरोटोमी या फिर एनल एडवांसमेंट फ्लैप, ठीक है। तो ये स्टेप वाइज अप्रोच होती है एनल फीचर की, बहुत आसान है। और दिस इज़ ऑल अबाउट दिस टॉपिक। नेक्स्ट पे हम इसके जो है वो यूक्यूज़ डिस्कस कर लेंगे।